ठीक है। आज का टॉपिक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम बताते हैं। ठीक है, क्या होता है। चलिए आज का टॉपिक क्या है हम बताते हैं कि आज ये टॉपिक लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन होता क्या है ये हम आपको समझाए थे। इसके पहले हम समझा दिए हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, यदि आप लैंगिक जनन नहीं समझते हैं तो दोबारा हम आपको बताते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, चलिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को आप ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये है फर्स्ट लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग, जनन की वह विधि जिसमें दो लिंग, जनन की वह विधि जिसमें दो लिंग अर्थात नर मादा भाग लेते हैं उसी को लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन होता क्या है, लैंगिक जनन से आप समझते क्या हैं, ये होता क्या है। आपके इसके पहले हम बता दिए थे कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन जानने से पहले आपको हम जनन बताए थे कि जनन क्यों करते हैं, जनन कैसे करते हैं और जनन क्यों आवश्यक होता है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक ले आपका सब क्लियर था। चलिए अब बताते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो लैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें दो लिंग भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों लिंग भाग लेते हैं और वह भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, उसी को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन को, लैंगिक जनन में नर युग्मक जिसे हम मेल गैमेट बोलते हैं, उसमें शुक्राणु स्पर्म मादा युग्मक में फीमेल गैमेट जिसमें अंडाणु बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो भाग होते हैं, ये दोनों भाग ये दोनों भाग जो होते हैं, दोनों लिंग जो होते हैं, ये दोनों लिंग जो होते हैं ये भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों लिंग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। तो चलिए पहले आप समझ सकते हैं, नर युग्मक आकार में छोटा संचलन होता है जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा और अंचल होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन निषेचन करता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मक और जाइगोट का निर्माण करता है और उसी जाइगोट से न्यू जीवों का न्यू बेबी का निर्माण हो जाता है। अब देखिए जाइगोट विभाजित, विकसित और विभेदित होकर वयस्क का निर्माण कर देता है, अभी बताएं। और लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एक लिंग, एक होता है द्वि लिंग। एक लिंग से पहले हम आपको बताते हैं कि हम जाइगोट कहते किसे हैं और जाइगोट ही हाता कैसे है। पहले आप समझिए कि लैंगिक जनन, आप समझ गए कि लैंगिक जनन में दो लिंग भाग लेते हैं। एक लिंग होता है नर, एक लिंग और मादा, दोनों लिंग ये भाग लेते हैं और दोनों ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, प्रजनन करते हैं और न्यू बेबी का निर्माण करते हैं। लेकिन आप ये समझिए ये हमारे पिता से भी है, ये हमारे जो पिताजी हैं और ये हमारे माताजी हैं, ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों ने एक लड़की और एक लड़का को जन्म दिया। ये दोनों ने मिलकर एक लड़की, अर्थात एक लड़की और एक लड़का को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, दोनों मिलकर एक लड़का और एक लड़की को क्या किया, जन्म दिया। लेकिन आप ये समझिए ये जन्म हुआ कितने, जब इतना समझिए, अगर कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन में दो लिंग भाग लेते हैं लेकिन अलैंगिक जनन में दो लिंग भाग नहीं लेते हैं, वो
टूटकर नए जीवों को निर्माण कर लेता है। जैसे भी पैरामीशियम भी बताए थे, अमीबा भी बताए थे, हाइड्रा भी बताए थे, लेकिन वैसे भी जीव होते हैं जिस जीव के अंदर जिसमें जीव के अंदर नर और मादा दोनों ही रहते हैं, जिसमें उन्होंने नर और मादा दोनों रहते हैं, वो जीव मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंग बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं, द्विलिंग बोल सकते हैं। एक लिंग उसे बोलते हैं जैसे मनुष्य एक लिंग होता है। मनुष्य के पास दो लिंग नहीं होता है। जैसे मेल के पास एक लिंग है जो शुक्राणु है, स्पर्म दे सकता है, स्पर्म का निर्माण कर सकता है, पेनिस है उसके पास। लेकिन फीमेल के पास भी एक ही लिंग है जो ओवम दे सकता है, अंडाणु का निर्माण ही कर सकता है, उसे एक लिंग बोलते हैं। लेकिन वैसे ही आप ये समझ जाइए, हमारे माता पिता जो होते हैं उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर नए बेबी का निर्माण किया, लड़का या लड़की का। तो आप इतना समझिए कि लैंगिक जनन वह अंग होता है जो नर और युवक और मादा युवक के दोनों का लिंग भागीदारी होता है और दोनों उसमें भाग लेता है। इतना आप समझ गए तो आगे हम बताते हैं आपको। जैसे ये मेल हो गया, ये मेल जो हो गया ना, ये मेल हो गया ये लड़का, और एक हो गया फीमेल जो लड़की होती है। एक जो हो गया ये लड़की होती है। मेल से क्या हुआ कि मेल से मेल गैमिट आया, मेल से मेल गैमिट से मेल गैमिट से फीमेल गैमिट से और फीमेल गैमिट से इसमें से अंडाणु आया, इसमें से अंडाणु आया, ठीक है, फीमेल से अंडाणु और इसमें से स्पर्म आया, ठीक है। अभी आपको बताएं कि स्पर्म आपको हम अभी बताएं जिसे हम शुक्राणु बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर ये दोनों क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, मतलब प्रजनन किया। इन दोनों ने ये क्या किया, प्रजनन किया और यहाँ जाइगोट का निर्माण किए दिया, यहाँ जाइगोट का निर्माण कर दिया, यहाँ जाइगोट का निर्माण किया, मतलब न्यू जीव का निर्माण हो गया, मतलब बेबी का एक निर्माण हो गया, ठीक है, जीव का निर्माण हो गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, मतलब मेल गैमीट से स्पर्म और फीमेल गैमीट से ओवम आया, मतलब अंडाणु को, और ये दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, और जाइगोट से न्यू बेबी का क्या हुआ, निर्माण हो गया। इतना आप समझ गए। अब आइए एक लिंगी आपको हम अभी बताए थे कि जब नर या मादा लिंग अलग अलग दृष्टियों में पाए जाते हैं, ऐसे जीव को हम एक लिंगी बोलते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। जैसे हम आपको बताए थे मनुष्य जो होता है एक लिंगी होता है, पपीता भी एक लिंगी होता है, घोड़ा, बंदर, कबूतर, मछली, मेढक आदि सब क्या है, एक लिंगी होते हैं। लेकिन द्विलिंगी जो, अब आइए कि इस जीवों में जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम मेल बोलते हैं, उसे हम मादा नर बोलते हैं, सॉरी, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे हम नर बोलते हैं, और जो जीव अगर वो क्या अंडाणु का उत्पन्न करता है उसे हम मादा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो जीव मेल अगर कोई मान लीजिए एक लिंगी कैसे हुआ, तो मान लीजिए मनुष्य, बंदर, जो भी है, पपीता वपीता, तरबूज, वो सब एक लिंगी होता है, क्योंकि उनके पास एक ही लिंग है भाई। और देखिए, एक लिंग से ही हम दूसरे लिंग का आवश्यकता हमें पड़ता है, तब हम फर्टिलाइजेशन करके न्यू बेबी का निर्माण करते हैं। लेकिन कोई ऐसा होता है जो उसको कोष का जरूरत नहीं होता है, अपने ही शरीर से टूट कर नए जीव का निर्माण कर लेता है। कोई ऐसा भी होता है जैसे सरसों के अंदर जो होता है उसमें दो लिंग होते हैं, इसीलिए उसे दो लिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आइए द्विलिंग जब नर, मादा और लिंग एक दृष्टि में होते हैं उसे द्विलिंग कहा जाता है, जैसे सरसों, गुड़हल, केचुआ, कीवी, हाइड्रा, ये अभी हम आपको बताए हुए थे। तो याद रखिएगा, द्विलिंग का उदाहरण होता है सरसों और गुड़हल, केचुआ और कीवी, हाइड्रा, और एक लिंग मनुष्य, पपीता, बीता, बंदर, ओपर, सब क्या है, मछली, ओछली, मेढक सब है,
जो जीव शुक्राणु को निर्माण करता है उसे नर बोलते हैं, जो जीव अगर अंडाणु का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। चलिए अगला टॉपिक में हम बढ़ते हैं, इतना आप समझ गए, तब आगे बढ़िए। देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है क्या। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की पुष्पी पौधों में फूल या पुष्पार्थी जनन भाग होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें उपस्थित एक जनन क्रिया की आवश्यक होती है, जिसे हम पुष्प के जनन भाग में सामान्यतः डंठलों द्वारा यह वृत्त, जिसे वृत्त कहते हैं, और यह पुष्पासन से थैलेमस कहलाता है। वृत्त के सिर पर एक स्थित फूल होता है, उसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन थैलेमस बोलते हैं। उसके एक सामान्य पुष्प 4 भाग होते हैं, एक होता है वह दलपुंज, एक होता है दलपुंज, एक पुमंग, एक होता है जयान। इसके बाद ये दलपुंज में सहायक अंग कहते हैं, पुमंग में हम आवश्यकता अंग बोल सकते हैं, आवश्यक अंग बोलते हैं, सहायक फूलों को बढ़ाने की आवश्यक की रक्षा करते हैं, आवश्यक रंग को कार्य करते हैं। और जब फूल में सिर्फ पुमंग जयान रहते हैं उसी को हम एक लिंग बोलते हैं, उपस्थित जिसे उभयलिंग भी बोल सकते हैं। जो दोनों उपस्थित रहता है फूलों में उसे उभयलिंगी, जिसमें दोनों उपस्थित नहीं रहते हैं उसे एक लिंगी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे वाला टॉपिक है पुमंग। पुमंग देखिए होता क्या है, पुमंग में यह पुष्प के एक नर भाग है जिसमें कई लंबी रचनाएं होती है, जिन्हें पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर क्या लंबी रचनाएं होती है वो किसमें, पुष्प में, उसे पुंकेसर बोलते हैं। ये प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, जिससे तंतु प्राणकोश। तंतु प्राणकोश जो होता है लचीला होता है, तंतु पतला और लंबा समान और पुष्पासन से जुड़ा होता है, और प्राणकोश जो इसमें पीले रंग का होता है इसे प्राणकोश कहते हैं। जान या यह पुष्प का नर भाग है, जिसे स्त्री केसर या कार्पेल्स बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं कार्पेल्स, और कार्पल्स बोल सकते हैं, इसको हम स्त्री केसर बोल सकते हैं। और देखिए स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और परागण। वर्तिकाग्र जो होता है और अंडाशय जो होता है वो स्त्री केसर और ये भाग इसमें पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड बोलते हैं, और ये अंडाणु होते हैं। अब आते हैं वर्तिकाग्र में, एक पतली वृत्त रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। वर्तिकाग्र करता है, वर्तिकाग्र ये शिखर की फूली हुई छोटी सी चिपटी हुई चिपचिपा रहती है, उसी को हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। परागण क्या होता है, परागकणों के प्राणकोश को निकलने वाली पुष्प उसी से जाती है, उसी वर्तिकाग्र को पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। आगे देखिए स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण जब कोई पुष्प या जब कोई पुष्प क्या होता है, पुष्प से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी में अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण से क्या होता है, और देखिए जब पुष्प के परागण में दूसरे पौधे पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में परागण कहा जाता है। इसके लिए किसी भी बाहरी कारण का आवश्यकता नहीं होता है, जैसे कीट पक्षी मनुष्य आदि जल आवश्यकता होती है। अब आते हैं निषेचन क्या होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन हम बोले थे, अभी आपको बताए हुए थे। तो निषेचन क्या होता है, तो जो नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु संयोजन होता है, जिसे बीजन होता है, निषेचन कहा जाता है। उपागम से निषेचन को बीजांड होती है, तो क्या होती है, बीजांड होती है। अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र होता क्या है, इसको आप बहुत समझिए, बार-बार समझिए, हम बार-बार बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बार-बार हम बोल रहे हैं, इसको समझिए। ठीक है, चलिए आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही प्रजनन तंत्र होता क्या है। तो ये समझिए कि मनुष्य में एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है। अभी इसके पहले हम आपको बता दीजिए थे, मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, जिसके पास एक ही लिंग है, उसे एक लिंगी प्राणी बोलते हैं। ये तथा नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग, जिसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और अलग-अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन्हें जनन अंगों की आधार पर मनुष्य के पुरुष या नारी कहलाते हैं। ठीक है, और समझिए अलग-अलग मतलब अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग पाए जाते हैं जनन अंग। ठीक है, आप देखिए मानव जनन अंग में साधारण लगभग 12 वर्ष के आयु में, याद रखिएगा, मानव जनन अंग में लगभग 12 वर्ष के आयु में वह क्या होता है, क्रियाशील होने लगता है, आयु में परिपक्व क्रियाशील होने लगता है, और उसी अवस्था को बालक बालिका में शरीर से कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। किस अवस्था
अब देखिए, जब कोई फीमेल या मेल जब किशोरावस्था में आता है तो उसके दोनों काखों में बाल थोड़ा रूम कलर का आने लगता है और उसके दोनों जांघों के बीच भी बाल थोड़ा थोड़ा आने लगता है, तो समझिए उसका किशोरावस्था स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चेहरा पर पुष्पीय दानादार निकलने लगता है, प्रारंभ हो सकता है, विपरीत लिंग व्यक्तियों का उत्पन्न होने लगता है। इस अवस्था को किशोरावस्था भी बोलते हैं। बालिका में स्तन उभारने लगता है, जिससे स्तनों में उभरना आने लगता है। जो बालिका होती है ना, उनको स्तनों में उभरना शुरू हो जाता है, फलना धीरे शुरू हो जाता है, परिपक्व होना शुरू हो जाता है। स्तनों मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, इतना भी हमको डीप में नहीं समझाना चाहिए, जब आप समझदार हैं। स्तन के केंद्र पर एक स्तन नाग्र होता है, जिसे निपल बोलते हैं। निपल होता है दूध जो होता है उसके ऊपर, जो बच्चा जो बेबी को दूध पीता है उसके जो ऊपर रूल होता है उसे निपल बोल सकते हैं। आप देखिए चारों ओर के त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है, मासिक चक्र उसका होता है। ठीक है, मासिक चक्र भी उसका आरंभ हो जाता है। अब आते हैं किशोरावस्था में मूंछ दाढ़ी आ जाता है। बालक में किशोरावस्था में मूंछ दाढ़ी सब स्वाभाविक है आना, उससे शुरू हो जाता है और उसे तो वृषण में नवयुग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। बालक में नवयुग्मक शुक्राणु मतलब नवयुग्मक में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है और मेल में अंडाणु बनना शुरू हो जाता है, जैसे शिशम पेनिस की आकार वृद्धि होने लगती है। नवयुग्मक में क्या होता है, उसका शुक्राणु मतलब स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और उसका जो पेनिस है उसका आकार का क्या करता है, इंक्रीज होने लगता है, लंबाई बढ़ने लगता है, उसका इंक्रीज होने लगता है, उसका शिशम होने लगता है। पेनिस क्या करने लगता है, शिशम मतलब पेनिस मतलब आकार उसका वृद्धि होने लगता है। अब बताएं किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन की अवस्था को हम यौन आरंभ कहते हैं। और किशोरावस्था में जो भी परिवर्तित होता है, जो भी परिवर्तन हमको दिखता है, उसी को परिवर्तन को हम यौन आरंभ कहलाता है। और यौन आरंभ शरीर के होने वाली परिवर्तन को अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन के प्रभाव से ही होता है। जितने भी परिवर्तन आपको देखेंगे वो हार्मोन के वजह से ही प्रारंभ होता है, हार्मोन से ही वो क्या होता है, परिवर्तन दिखता है। इतना सब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नर जनन अंग क्या होता है। नर जनन अंग को आप समझिएगा, बढ़िया से डीप में समझिएगा और नर जनन अंग होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए नर जनन अंग में दो वृषण टेस्टिस, एक कई शुक्राणु वाहिकाएं और ठीक है अधिवृषण शुक्राणु और शुक्राशय और मूत्रमार्ग और तथा सीसम होता है। ये हो गया नर जनन का। तो नर जनन में पहला होता है टेस्टिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। वो होता है उसके बाद वाहिका, उसके बाहरी वाला अधिवृषण, उसके बाद शुक्रवाहिनी, उसके बाद शुक्राशय जिसे सिग्नल बोलते हैं, मूत्रमार्ग आ गया, उसके बाद तथा लास्ट होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, सीसम बोलते हैं। वृषण में पुरुष में सबसे प्रमुख जनन अंग होता है जो युग्मक में शुक्राणु का इसी में बनता है। समझिए कि नर में सबसे मुख्य उसका होता है प्रमुख, पुरुष में सबसे प्रमुख अंग होता है जनन अंग होता है, वृषण होता है। प्रत्येक पुरुष में दो अंडकार वृषण होते हैं। प्रत्येक पुरुष में दो अंडकार होते हैं और वह बिना त्वचा पेनिस के बिना एक थैली में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, लटके हुए रहते हैं, उसे हम वृषण कोश बोलते हैं। प्रत्येक वृषण कोश में ऊपरी तंतुमय से स्पंजी उत्तक तथा आवरण से ढका होता है और प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसे शुक्राणु जनन नलिकाएं कहते हैं। इसी नलिकाओं को शुक्राणु का विकास होता है, इसी नलिका का शुक्राणु का विकास होता है। अब आते हैं हम अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है, अधिवृषण से आप क्या समझते हैं, कितना समझिए आगे। अधिवृषण से आप क्या समझते हैं, अधिवृषण वाहिनी लंबी नलिकाएं होता है, अधिक कुंडलित काष्ठी और नलिकाओं के रूप में वृषण के भीतर होती है, चिपकी हुई रहती है और अधिवृषण कहते हैं। अब देखिए अधिवृषण के शुक्राणु को नामक नलिका कहलाती है और ऐसे परिपक्व होने पर स्क्रियन निषेचन युग्म के बनते हैं। और शुक्रवाहिका ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, करीब क्या शुक्रवाहिका कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इतना याद रखिएगा आप सब समझे। तो ये 25 सेंटीमीटर नलिकाएं क्या होती है, लंबी होती है। मांसल से दीवार होता है, मसल और संकोचनशील होती है और शुक्राणु और मूत्राशय के तक जाती है। ठीक है, अब आते हैं स्खलन नली क्या होती है। स्खलन नली जो होता है पूर्ण अस्थि ग्रंथि से प्रवेश कर जाती है और इसे मूत्राशय से आने नली से जुड़कर मूत्रवाहिनी के द्वारा निर्माण हो जाता है इसका। ठीक है, और मूत्रमार्ग क्या होता है, यह एक लंबी मसल नहीं होती है, इसमें दो सहायक ग्रंथियां होती है। एक होता है पूर्व अस्थि ग्रंथि जिसे कावरण ग्रंथि बोलते हैं और एक मूत्राशय के मध्य होता है जिसे मूत्र जनन छिद्र को बाहर खोलता है, उसे मूत्र से वृण दोनों बाहर
उत्पन्न होती है और शुक्राणुओं का उत्तेजित करता है। अब आते हैं कॉपर ग्रंथि क्या होती है, जिसे कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए प्रोस्थी के ठीक नीचे जोड़ी छोटी सी कॉपर ग्रंथियां होती है, जिसके क्षारीय द्रव स्रावित होती है और मूत्रमार्ग के द्वारा क्या होता है, उनजाइट जलन के बचता है और मैथो समय द्रव में यह योनि के वजाइना के अम्लता नष्ट कर देता है और शुक्राणु को सुरक्षित रखने का सहयोग करता है। और आता है सीसा, जिसे पेनिस बोल देते हैं। एक होता है, एक मसल बेलनाकार रचना होती है, आप जानते हैं। उसमें एक मैथुन अंग होता है, जिसे हम मैथुन अंग वो है, जिसे सीसन शिखर हम ग्लास बोलते हैं, कहलाती है। और इसके त्वचा से एक ढीला होता है, जिसे हम प्रीपियूस और कहते हैं। सीसन से कार्य निषेचन में शुक्राणु योनि पहुंचाता है। शुक्राशय क्या, शुक्राशय सूक्ष्म संज्ञा वहां से एक भ्रूण कोशिकाओं से जिनका विकास शुक्र जन्म के में होता है और इसे नर युग्मक गैमेट बोलते हैं। इतना आप समझ गए। अब आ रहे हैं मादा जननांग। मादा जननांग में आप समझिए कि मादा जननांग में निम्नलिखित रचनाएं होती है और इसमें निम्नलिखित में एक होता है जिसे अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय फैलोपियन ट्यूब नलिका बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं और यूनी और एक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप समझिए कि अंडाशय जो इस तरह होता है, तो पुनाई में जो है अंडाशय रहता है, ऊपर वाले भाग को फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं और इसमें गर्भाशय होता है, नीचे वाला यूट्रस होता है, उसके बाद यूनी आ जाता है वजाइना और उसके बाद ऊपर वाले ऊपरी वाला जो ऊपरी रहता है उसे हम वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंडाशय। प्रत्येक स्त्री में जोड़ी एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक अंडाशय के एक पतली जिसे पेरिटोनियम झिल्ली से द्वारा उदर गुहा में पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है और वो पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। अंडाशय संयोजी ऊतक से आवरण से एक टोनिका एल्यूमिनियम से ढका होता है। आवरण निषेचन के जलन एपिथेलियम पे पाया जाता है, जिससे अंडाणु या ओवल विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम फैलोपियन नलिका क्या होती है। ठीक है, और इससे नलिका से समझिए कि फैलोपियन नलिका है यह एक जोड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के एक ऊपरी भागों में शुरू होकर निचली ओर से जाती है, गर्भाशय से जुड़ी होती है और ये फैलोपियन नलिका से दीवार और मसल्स में संकुचित हो जाती है और जिसे हम सिलिया लगी होती है और फैलोपियन नलिका से नीचे की ओर बढ़ने की सहायता देती है। इसी नलिका को अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचा देता है। अंडाणु जब गर्भाशय तक पहुंचा देता है उसके बाद गर्भाशय में एक मोटी दीवार वाली पेशीय में थैली में सामान रचना होता है। मूत्राशय में स्थित होती है और उसके बाद गर्भाशय से गुहा में भ्रूण से एक विकास होता है। इसकी गुहा सामान्य 7 से 8 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। ठीक है, परंतु भ्रूण के विकास समय से यह बढ़ जाती है। गर्भाशय की निचला ग्रीवा जिस ग्रीवा कहलाती है, ग्रीवा के नीचे की ओर को योनि में होता है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं योनि। योनि समझिए क्या होता है। योनि आप समझिए कि होता क्या है। ठीक है, योनि यह एक पेशीय नली समान रचना होती है जिसे 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार जो होता है तंतुमय व संयोजी ऊतक से बनी होती है। यह बाहर की ओर छिद्र और बल्ब के द्वारा खुलती है। बल्ब पतली झिल्ली ढकी होती है, इसे हाइमेन बोलते हैं। योनि संभव मैथुन में पेनिस के ग्रहण करती है, जिससे सरलित ये वीर्य से जनाधार पहुंचाते जाते हैं। जन्म से शिशु का और मूत्र मांसिक द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आइए हम बताते हैं मानसिक चक्र क्या होता है। मानसिक चक्र ध्यान से समझिएगा, मानसिक चक्र होता क्या है। ठीक है, तो मानसिक चक्र को हम आपको ध्यान से समझाते हैं कि ये मानसिक चक्र होता क्या है। मानसिक चक्र को पढ़िए जो जिसे बोल सकते हैं कि स्त्रियों में यौन आरंभ सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में ही स्टार्ट हो जाती है। महिलाओं में मतलब स्त्रियों में, लड़कियों में मानसिक जो चक्र होती है वो 10 से 12 की आयु में क्या होती है, आरंभ हो जाती है और उसे उम्र में नारी के जनन क्षमता प्रारंभ हो जाता है और उसकी आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है जिसे मानसिक चक्र अथवा मानसिक धर्म, मानसिक स्राव कहते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए तो आप समझिए यह चक्र 28 दिनों तक चलते रहता है और 28 दिनों तक सामान्य स्थिति में 28 दिन इसकी पुनरावृत्ति फिर होती है और इसी प्रक्रिया को पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर हार्मोन के प्रभाव में होता है। यह मानसिक चक्र करीब 14वें दिन, मतलब इतना समझिए कि यह 28 दिन मानसिक चक्र लगातार चलती रहती है और नाइहान के 14वें दिन इसका जो होता है ये केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर अंडो उत्सर्ग से निकलता है और अंडो उत्सर्ग से अंडाणु अंडाणु उत्सर्ग से निकलने
पहुंचने के बाद अंडाणु एक फैलोपियन नलिका के द्वारा पहुंचता है और फैलोपियन नलिका से पहुंचने के बाद वह एक पीले रंग में फॉलिकल से फॉलिकल का बना भाग वहाँ पीले रंग का हो जाता है। इसी को हम पित्तपीड कहते हैं और पित्तपीड से होते हुए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तक पहुंचता स्थापित होता है और हार्मोन के प्रभाव में गर्भाशय की दीवार की क्या होती है, हार्मोन से दीवार से गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है और फिर वह 36 घंटे तक भीष्म तो अंडाणु शुक्राणु को क्या करता है, निषेचन नहीं हो पाता है, वो शुक्राणु को इंतजार करता है और वहां तब फिर नष्ट हो जाते हैं, टूट जाती है और अंडाणु 2 सप्ताह फिर 14 दिन के बाद फिर योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को मानसिक चक्र कहते हैं। सिंपल में समझिए, जब किसी महिला में या मतलब मादा में जब अंडाणु का निर्माण हुआ उसका 28वें दिन चक्र चलते रहता है, लेकिन 28वें दिन के ऊपर 14वें दिन तक वो क्या करता है, अंडाणु क्या होता है, अंडाणु अंडोत्सर्ग में निकलता है। अंडोशिखर से निकलते हुए वह अंडोत्सर्ग से वह निकलते हुए फिर अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के रास्ते हुए वो फिर आ जाता है फॉलिकल के बाद वह पीला रंग बन जाता है और फिर पीला रंग बनने के बाद वो क्या करता है, हार्मोन से स्रावित होकर एक पित्तपीड बनता है और पित्तपीड से वो प्रोजेस्टेरोन में बदल जाता है और प्रोजेस्टेरोन से जाते हुए वो गर्भाशय की दीवार में वहां रुककर गर्भाशय में इंतजार करता है और वो एक मोटी परत बना लेता है और मोटी परत जब वहां बना लेता है, पीला रंग का एक मोटी परत बना लेता है और उसी मोटी परत में बनाते हुए वो रुकता है और स्पर्म का इंतजार करता है 36 घंटे तक। 36 घंटे तक अंडाणु मृत नहीं होता है, लेकिन वह 36 घंटे तक किसी स्पर्म का इंतजार करता है, लेकिन स्पर्म नहीं मिल जाने के बाद वह मोटी परत वह अंडाणु वो सब जो अंडाणु होता है जो पीले रंग का बन जाता है, एक मोटी परत बना लेता है, मोटी लेयर बना लेता है। अगर उसको 36 घंटे में नहीं मिलता है तो वही क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु के द्वारा क्या होता है, जब नहीं मिलता है शुक्राणु तो वो क्या होता है, अंडाणु टूट जाता है और टूटने के बाद वही मानसिक चक्र क्या होता है, महिलाओं को मतलब मादा को 14वें दिन में क्या होता है, फ्रेश होता है, गिरने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, और क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वही पेट में क्या होता है, दर्द होता है, जो मोटी परत बनता है उसको टूटता है, उसी से पेट में ज्यादा दर्द होता है। अब आते हैं यह स्राव 3 से 5 दिन तक ही हो सकता है। जो भी वो पीरियड, जैसे मान लीजिए मासिक चक्र आता है किसी भी महिला के, वो 3 से 5 दिन या 1 सप्ताह तक भी हो सकता है मासिक चक्र बाहर निकलता है समाप्त होने में। अगर अंडाणु शुक्राणु निषेचन के सफल हो जाता है तब निषेचन के अंडे के आगे विकसित गर्भाशय में होने लगता है। जब स्पर्म और अंडे का अंग वो विकास होने लगता है, वो गर्भाशय में होने लगता है और गर्भाशय का पूर्ण अवधि अंडाणु में निर्माण नहीं होता है। इसीलिए स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र बंद हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान से सुनिए, स्त्रियों में मासिक चक्र 45 से 50 वर्ष में बंद हो जाती है। स्त्रियों में मासिक चक्र आना 50 से 45 मतलब 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र बंद हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना, ये आप टॉपिक ये समझ गए। अब आते हैं लैंगिक जनन संचालित रोग। ठीक है, देखिए यौन संबंध होने वाले संक्रमण रोग को लैंगिक जनन संचालित रोग बोलते हैं और ऐसे एक तरह रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से होता है और ये जीवन द्वारा होता है और मनुष्य में होने वाली प्रमुख बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। वो निम्नलिखित रोग होते हैं जैसे बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ रोग जनित रोग से होता है ट्राइकोमोनासिस और वायरस जनित रोग से होता है सर्विक कैंसर या इससे हार्पिस या एड्स भी हो सकता है। बैक्टीरिया जनित रोग से क्या होता है, ये होता है सिफिलिस और यूथ्रोसाइट्स और तथा सेमिथ्रिसाइट्स। ये क्या होता है, सर्विसाइट्स होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आते हैं जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण में आप सिंपल में समझिए, जनसंख्या नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण करने की हमको बहुत विधियां है, जैसे में बहुत विधियों में से हम बताते हैं 4 विधियां 5 विधियां। जैसे जनसंख्या नियंत्रण में जनसंख्या से मित्र रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है और योजक जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। निम्नलिखित क्या होता है, जैसे 3-4 बताते हैं। एक होता है प्रकृति वर्धन। प्रकृति